दोस्तों, आज हम लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कंपनीज डिस्कस करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि उनमें से कौन सा कंपनी मोस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और किसमें अपने को पैसा सबसे ज़्यादा लगाना चाहिए। तो बेसिकली 5 कंपनी अपने डिस्कस करेंगे इस सेक्टर में। अब क्यों अपने लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कंपनी भी डिस्कस करें, क्योंकि इसमें ग्रोथ होने का चांस काफ़ी हाई दिख रहा है। कारण कि कभी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल ओवर द कंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनीज के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ शॉर्ट टर्म में दिख रहा है और उस कारण से जो भी कंपनीज इस सेक्टर में है उसमें सडन इंक्रीज ऑफ प्राइस होने का चांस काफ़ी हाई है। अपने पहला कंपनी की तरफ चलते हैं एंड दिस कंपनी इज द लीडिंग प्लेयर इन कोल्ड चेन स्टोरेज इंडस्ट्री इन इंडिया। इनफैक्ट ये अच्छा खासा फुल रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड हैज फैसिलिटीज फॉर बोथ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन of frozen and chilled products across India from 15 cities and from 31 strategic locations। तो आप तो जानते हैं कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट को कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज तो चाहिए, इसके अलावा ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए और ये कंपनी दोनों प्रोवाइड कर रही है। इट हैज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो कंपनी को अच्छा खासा फायदा होने का चांस है व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन्स। दोस्तों, this company continues to be the leading integrated temperature control logistics service provider on a pan-India basis। तो इस कंपनी का operations includes both warehousing and transportation services और इसका जो warehousing है that actually has a capacity of more than 1 lakh pallets। pallet आखिर होता क्या है? Well दोस्तों, pallet actually is a flat transport structure and is also the structural foundation of a unit load which allows handling and storage efficiency। इसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी लास्ट माइल इंटरसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू इट्स रीफर्स। कि रीफर होता क्या है? वेल दोस्तों, रीफर इज बेसिकली अ रेफ्रिजरेटेड कंटेनर विच इज यूज्ड इन इंटरमॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट दैट इज रेफ्रिजरेटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव कार्गो। और दोस्तों, फिलहाल इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 300 ऐसे रीफर्स है। अब दोस्तों, इंडिया में जितने भी बड़े प्राइवेट प्लेयर्स है और मल्टीनेशनल्स है वो लोग प्रेफर करते ऐसे लॉजिस्टिक प्लेयर्स स्पेशली इन द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री which provides single point end-to-end cold chain services। इस मामले में ये कंपनी खड़ी उतरती है और देखा जा रहा है कि there is actually an increased demand of temperature control services in the food industry, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न लोगों का चेंज हो रहा है, मेजरली चेंज हो रहा है अक्रॉस इंडिया। अब लोग ज़्यादातर प्रेफर करें पैकेज फूड्स विच रिक्वायर्स रेफ्रिजरेशन सर्विसेज। कंपनी के जो रेगुलर क्लाइंट्स है जैसे मैकफून फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, फेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इनको क्या है बहुत हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है और ये चाहते प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के काम करे। अब दोस्तों, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है स्पेशली इन द फूड एंड द फार्मास्यूटिकल सेक्टर और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स भी काफी डिमांड करी ये सब सर्विसेज के लिए। तो ये कंपनी के पास काफी ऑप्शंस खुल गए और ये क्या बढ़ते ही रहेगा आगे, बिकॉज द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। और दोस्तों, इस कंपनी का अगर अपने फाइनेंशियल्स का बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम has been around 23% in the last 7-8 years, which is very good। और इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सीएफओ का बात करें तो दैट इज पॉजिटिव और केपेक्स करने के बाद यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो इज एक्चुअली नेगेटिव। कारण ये है कि पहले कुछ सालों में इस कंपनी ने अच्छा खासा केपेक्स किया था और ये 2019-20 में भी अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है। और दोस्तों, इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो दैट इज 0.5। वेल दैट इज मैनेजेबल, नॉट एन इशू। पर इसका आरओसीई और आरओई का बात करें तो दैट इज नॉट गुड। इनफैक्ट आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पहले कुछ सालों में तो तभी भी 4-5% था ऑन एवरेज, पर फिलहाल लास्ट 3-4 साल में इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बेसिकली 1-2% रहा है। और वही आरओसीई अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी अराउंड 1-2% ही लास्ट 3-4 ईयर्स में रहा है। इनफैक्ट बीच में तो 1-2 साल नेगेटिव भी था। इस कंपनी का प्रॉफिट्स का बात करें तो 2016-17 में नेगेटिव था, लॉस में था। 17-18 भी नेगेटिव लॉस, 18-19 में पॉजिटिव था, पर अगेन 19-20 में नेगेटिव लॉस। तो बेसिकली दिस कंपनी एक्चुअली हैज बीन मेकिंग लॉसेस इन द लास्ट 3-4 इयर्स। लॉस कम है पर लॉस तो है ही। मजे की बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 3 साल में बढ़ ही रहा है कुछ ना कुछ, तभी भी लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रहा है एंड वो सब चीज के कारण इसका पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट हैज बीन नेगेटिव। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि इन स्पाइट ऑफ लॉसेस दिस कंपनी हैज टेलविंड्स और क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन में ये कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा तो होने वाला है। इसका प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली विल स्काई रॉकेट और उस कारण इसका कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। अब बढ़ तो चुका है, बात है कि और कितना बढ़ेगा, पर बढ़ने की उम्मीद काफी हाई है।
बिकॉज फिलहाल तो शुरू ही नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन, और डिस्ट्रीब्यूशन जब शुरू होगा तो गवर्नमेंट हैज टू फॉल ऑन दिस ऑल दिस लॉजिस्टिक्स कंपनीज टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन। ऊपर से इसके पास कोल्ड स्टोरेज भी है, तो दैट इज अनदर बेनिफिट विच इज कंपनीज गेटिंग। इसलिए गवर्नमेंट ऑल द मोर विल टेक सर्विसेज ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपनीज। प्रेफरेंस ये सब कंपनीज को ज्यादा मिलेगा हु हैज बोथ स्टोरेज एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। तो दोस्तों कंपनी का नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। दोस्तों एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसका जो पेरेंट कंपनी है GDL यानी गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड, एंड दिस कंपनी एक्चुअली होल्ड्स 40% स्टेक इन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। अब सिंस ये कंपनी होल्ड करते इतना अच्छा खासा शेयर, तो क्या इनका जो सिनर्जीज है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि GDL इज एक्चुअली द लीडिंग प्लेयर इन द कंटेनर फ्रेट स्टेशन एंड इनलैंड कंटेनर डिपो बिजनेस इन इंडिया। अब वैसे तो दोस्तों इन दोनों कंपनी में कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, बट तभी भी दिस कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम द क्रॉस रेफरेंसेस एंड वाइडर प्रेजेंस इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर। तो रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि जो कोल्ड चेन इंडस्ट्री है ये काफी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है। इनफैक्ट ये पूरा इंडस्ट्री में द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ओनली कंट्रोल्स 10% ऑफ द मार्केट, बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कंट्रोल करती है, और उनसे काफी इंटेंस कंपटीशन है टू द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। वेल ठीक है, मेजर प्राइवेट कंपनीज और एमएनसीज प्रेफर करते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को देन अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, तो डेफिनेटली इस कंपनी का भी रेट हैज टू बी वेरी कंपेटिटिव टू स्टे इन द मार्केट। तो उसी कारण से ये कंपनी का प्राइसिंग पावर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन इंपैक्टेड इन द पास्ट एंड माइट बी इंपैक्टेड आल्सो इन द फ्यूचर। अब सिंस दोस्तों इसका पेरेंट कंपनी का चर्चा हुए है, तो इस कंपनी का भी बारे में कुछ समझ लेते हैं, उसके फाइनेंशियल्स कैसे, वेदर वो कंपनी का फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को, तो वो भी देखते हैं, और वो कंपनी का एक्चुअली क्या काम है वो संक्षेप में अपने समझ लेते हैं। अब दोस्तों GDL यानी गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड अपना सब्सिडरी जिसका नाम है गेटवे रेल, उसके थ्रू it continues to be the largest private sector rail operator and second largest industry player in terms of revenue and volumes, next only to Container Corporation of India। और दोस्तों इसके जो रेलवे ऑपरेशंस है which is carried through subsidiary Gateway Rail, it is actually through 4 Indian container depots, और ये सब गुड़गांव, लुधियाना, फरीदाबाद और विरमगाम में है, which are linked to the Jawaharlal Nehru Port Trust, Mundra and Pipavav ports on the west coast through the Indian Railway Network। तो इस कंपनी का सीधा फाइनेंशियल्स का बात करते हैं, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन द लास्ट 7 years हैज बीन 25%, which is very good। और इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका FCS हैज बीन नेगेटिव यानी फ्री कैश फ्लो, और वो भी नेगेटिव इसलिए हुआ कि 2018-19 को इसने बहुत जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर किया which was actually equal to all the capital expenditure जो अपना हिस्ट्री में इस कंपनी ने किया है। तो इतना बड़ा रूप में किया, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का केपेक्स किया था 18-19 में। पर दोस्तों इसका वर्किंग कैपिटल साइकिल इज वेरी गुड, इज जस्ट अराउंड 20 to 25 days एंड दैट्स अ गुड साइन। ROE ROC का बात करें तो इट हैज फ्लक्चुएटेड वाइडली ओवर द इयर्स, इसलिए अगर सिर्फ लास्ट ईयर का बात करें यानी 2020 को तो अराउंड 8% था। और दोस्तों इसका अगर डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो दैट इज अराउंड 0.7, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनेजेबल है। पर इसका जो इंटरेस्ट कवरेज है इट इज जस्ट एबल टू मैनेज द डेट, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज जस्ट अबाउट 3। वेल 3 होना कि ठीक है मैनेज कर सकती है, पर इट जस्ट क्रीपिंग थ्रू इट, मतलब कि उसके नीचे चला जाएगा तब मुश्किल हो जाएगा, तो बेसिकली इट्स ऑन द बॉर्डर लाइन। तो पीबीटी का बात करें यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये कंपनी का हमेशा पॉजिटिव रहा है, कभी लॉस में नहीं गई है कंपनी। और इसका पैट की भी बात करें यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी पॉजिटिव रहा है। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बेसिकली एनुअल सब्सक्रिप्शन है 15,000 का यानी सालाना 15,000। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे गए डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। और अब दोस्तों तीसरा कंपनी की तरफ चलते हैं, और इस कंपनी का नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। वैसे देखा जाए दोस्तों तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक्चुअली सब्सिडियरी ऑफ महिंद्रा एंड इज अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर बेसिकली ऑपरेटिंग इन द SME एंड EM बिजनेस। अब इसका जो बेसिक काम है वो क्या, जैसे सप्लाई चेन कंसल्टेंसी, वेयर हाउसिंग, फिर स्टोर्स एंड लाइन फीडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग। उसके अलावा दोस्तों इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कस्टमाइजेबल एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। तो ये एक्चुअली एज ए लॉजिस्टिक डिवीजन शुरू किया गया था दिसंबर 2000 को बाय महिंद्रा कंपनी, और बेसिकली इट हैंडल द कैप्टिव लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन नीड्स ऑफ द ग्रुप। आस्ते आस्ते दोस्तों ये डिवीजन एक्सटर्नल क्लाइंट्स को भी अपना सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी, और फिर 2008 में इट वाज स्पन ऑफ एज अ 100% सब्सिडरी ऑफ महिंद्रा। और फाइनली 2017 में इसका IPO निकला,
or it got listed in the stock exchange. This company is actually positioned as a key intermediary in Mahindra & Mahindra's automotive and farm equipment business by providing end-to-end supply chain solutions. ये दो सेगमेंट से पैसा कमाती है। एक है SCM सेगमेंट यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेगमेंट। अब ये क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेगमेंट काफी हद तक डिपेंडेंट है ऑन द ऑटोमोटिव सेगमेंट। और यहाँ क्या है दोस्तों, सिंस महिंद्रा ग्रुप इसका पेरेंट कंपनी है तो उससे बहुत बड़ा इसको आराम है, काफी अच्छा खासा बिजनेस तो वहीं से मिल जाता है। इनफैक्ट दोस्तों इस कंपनी का टोटल रेवेन्यूज का 51% इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय महिंद्रा कंपनी ओनली। ठीक है, पिछले साल में 56% डिपेंडेंस था, इस बार 51% हुआ है, तो धीरे धीरे डिपेंडेंस कम हो रहा है। फ्यूचर में इसको लोन का दरकार पड़े या कोई भी कैपिटल इन्फ्यूजन का दरकार पड़े तो इसका पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं होगा इस कंपनी को, तो वहाँ ये आराम है इस कंपनी को। तो दूसरा चीज, इसका पेरेंट कंपनी से अच्छा खासा इसको बिजनेस हमेशा मिलता ही रहेगा, तो वो भी इशू नहीं है। तो वैसे देखा जाए एक तरह से प्रॉब्लम ये है कि डिपेंडेंस बहुत हाई ऑन इस पेरेंट कंपनी, पर दूसरे तरफ से देखा जाए तो अगर पेरेंट कंपनी अच्छा चलेगी तो कंपनी को इनडायरेक्टली हमेशा फायदा ही होगा। अब दोस्तों आस्ते आस्ते ये दूसरा सेगमेंट्स में भी अपना कस्टमर बेस बना रही है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ई कॉमर्स, ये सब जगह बना रही है, पर समय लग रहा है। अभी भी फिलहाल हाई डिपेंडेंस इज ऑन द पेरेंट ग्रुप। वैसे इसका वर्किंग मॉडल काफी बढ़िया है, क्योंकि जितने भी ट्रक्स है वो सब हायर करती है ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनीज। तो क्या है कि इसका खुद के ट्रक्स मेंटेन करने का इसको दरकार ही नहीं है। इकोनॉमिक साइकिल में डाउनटर्न आया तो बेसिकली हायर नहीं करेगी ट्रक्स, तो वहाँ कोई झमेला ही नहीं है। ऊपर इसका जो वेयरहाउसिंग है वो भी सब लीज बेसिस पे है, तो क्या है ना कि जब कंपनी पर बिजनेस कम है तो वेयरहाउसेस छोड़ देगी, दरकार ही नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा आराम है। इससे क्या होता है ना कि इसको केपेक्स करने का खास दरकार नहीं पड़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे भी कम किए और फ्यूचर में भी कम करेगी। हाँ, इसका प्रॉफिट मार्जिन जरूर इंपैक्ट होता है, क्योंकि डेफिनेटली इसका कॉस्ट ज्यादा हाई लगता है कंपेयर टू द कंपनी ओनिंग द ओन वेयरहाउसिंग एंड द ट्रांसपोर्ट। पर इस कंपनी को ये भी फायदा है कि इकोनॉमिक साइकिल्स का इंपैक्ट इस कंपनी के ऊपर कम पड़ेगा कंपेयर टू दी अदर कंपनीज। ये कंपनी वैसे दो तीन चीज अच्छा करी है। एक तो इस कंपनी का बहुत हाई डिपेंडेंस था 2015 को, बेसिकली 70% ऑफ द रेवेन्यूज महिंद्रा से आता था, अब केवल 51% है, तो वहां अच्छा रहा। दूसरा दोस्तों, इट इज स्ट्रेंथनिंग इट्स प्रेजेंस एक्चुअली विद द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEMs इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। दूसरी तरफ ये डाइवर्सिफाई भी करिए इन द अदर इंडस्ट्री वर्टिकल्स एंड नॉट ओनली ई कॉमर्स एंड फार्मा सेक्टर। इसके अलावा ये FMCG सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, यहाँ भी अपना बेस बनाने का कोशिश कर रही है। और दोस्तों इसका अगर अपने फाइनेंशियल्स का बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे इसका OPM सुन के। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन ओनली अराउंड 3 to 4% इन द लास्ट फ्यू इयर्स, काफी कम है, स्पेशली कंसिडरिंग कि महिंद्रा ग्रुप का एक सब्सिडरी है। पर दोस्तों यहाँ देखा जाए तो एक्चुअली से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, सिर्फ 0.1 का डेट इक्विटी रेशियो है, तो वहाँ कोई इशू नहीं है। ऊपर से इसका क्या है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल भी अच्छा है, रिसीवेबल डेज भी अराउंड 30 to 40 डेज है, विच इज वेरी गुड। जनरली ट्रांसपोर्ट कंपनीज का ये अच्छा ही रहता है और ये कंपनी का भी अच्छा है। पर सबसे बढ़िया पार्ट है इसका केपेक्स करने का खास दरकार नहीं पड़ा इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। एक्चुअली सिर्फ इस साल 2019-20 में लंबा केपेक्स की है, इसलिए दोस्तों इसका क्या CFO इज पॉजिटिव, पर केपेक्स करने के बाद इसका FCF इज नेगेटिव, क्योंकि 2019-20 को जितना केपेक्स किए उतना पिछले सालों का कंबाइंड केपेक्स भी उसके आसपास नहीं रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फिर ये केपेक्स एक्सपेंडिचर क्यों किया, इतना दरकार ही क्या था, क्योंकि पहले अपने बात करी थी कि इसको दरकार ही नहीं खास केपेक्स करने का, खास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का। वेल दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो 130 करोड़ का एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, विच इज नथिंग, क्योंकि मैं रीजन बताता हूँ। देखिए 30 करोड़ इसमें जो लगा वो लगा प्लांट एंड मशीनरी में, बाकी ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर फिक्चर्स में लगा अनदर 20 करोड़। मेन पैसा लगा है इसका 80 करोड़ और वो लगे राइट टू यूज एसेट्स में। अब राइट टू यूज एसेट्स मतलब क्या हुआ, वो एसेट्स जो बेसिकली जो लेसी है वो यूज कर सकता है, एंड राइट टू यूज ओवर द लीज पीरियड फ्रॉम इट्स लेसर। तो डेफिनेटली अगर ये खरीदा होता तो कहीं बेसिक केपेक्स लगता, उस बराबरी बहुत कम है। कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 12% ओवर द इयर्स, और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन आल्सो अराउंड 13% ओवर द इयर्स, तो वो भी ठीक रहा है। और वैसे देखा जाए तो PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो भी पॉजिटिव रहा है, और पैट यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी पॉजिटिव रहा है ओवर द इयर्स। और दोस्तों अब चौथा कंपनी की तरफ चलते हैं, और इस कंपनी का नाम है गति लिमिटेड। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सोल्यूशन, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, मैनेज वैल्यू एडेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड कोल्ड चेन सॉल्यूशंस एज वेल। यहाँ इस कंपनी को फायदा है कि बोथ ट्रांसपोर्टेशन वेज कोल्ड चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। वैसे कोल्ड चेन सॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा पार्ट नहीं है इसका ऑपरेशंस का, मेन तो इसका ट्रांसपोर्ट का है, still it's a strong factor, स्पेशली जब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा दोस्तों फ्यूल स्टेशन सेगमेंट में बेसिकली द कंपनी डील्स इन पेट्रोल एंड डीजल बिजनेस along with other motor parts and lubricants through its fuel stations.
तो जितनी भी सर्विसेज का बात किया वो सब कंपनी अपना प्रोवाइड करती है थ्रू सब्सिडरीज, बट एज अ ग्रुप लेवल में अगर बात करें तो कंपनी हैज 600 ऑफिसेज इंक्लूडिंग 18 large hubs and operates a fleet of 5,000 vehicles on road, and it has more than 7,000 business partners across India. और दोस्तों इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इतना बढ़िया नहीं है एक्चुअली। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन जस्ट अराउंड 6% ओवर द इयर्स, और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज पॉजिटिव, पर केपेक्स करने के बाद एफसीएफ इज नेगेटिव। अगेन केपेक्स लंबा चौड़ा के ओवर द इयर्स बीच बीच में करती गई है, बट ओवरऑल एफसीएफ अभी भी नेगेटिव है। इसका अगर डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो दैट इज अराउंड 0.6। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है दैट इज ओनली 0.7, लेस देन 1, एंड दैट इज अ रेड फ्लैग। दैट मीन्स अपना जो डेट है वो सर्विस नहीं कर पा रही है। उसके अलावा दोस्तों इसका आरओई आरओसी का बात करें तो दोनों ही अराउंड 5% ओवर द इयर्स रहे, नथिंग दैट ग्रेट अगेन। तो वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है, पर उसको इंप्रूव करने के लिए कंपनी बहुत कुछ कर रही है। अब अपने को ये देखना है कि कंपनी क्या कर रही है जिससे इसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो। वैसे देखा जाए तो दोस्तों इसका रिसीवेबल डेज काफी अच्छा है, केवल 1.5 महीने का। अगेन मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनीज का अच्छा ही होता है, पर इसका इवन वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो जस्ट 2 months, तो दैट्स अ गुड साइन। अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए, अपना फाइनेंशियल्स को इंप्रूव करने के लिए एक तो कंपनी ये कर रही है कि बेसिकली इट इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द एमनेस्टी स्कीम फॉर बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स लिटिगेशंस, जिससे क्या होगा इसका कॉन्टिजेंटली लायबिलिटी ऑलमोस्ट 100 करोड़ से रिड्यूस हो जाएगा और इसको केवल अराउंड 40 करोड़ पे करना होगा। और दोस्तों 40 करोड़ को भी पे करने के लिए द कंपनी विल एक्चुअली डिसकंटिन्यू इट्स ऑल इट्स लॉस मेकिंग बिजनेसेस एंड सेल ऑफ इट्स नॉन कोर एसेट्स बेसिकली विच आर क्लासिफाइड एज एसेट हेल्ड फॉर सेल, और उससे बेसिकली अपना 40 करोड़ रुपया पे करने का कंपनी का प्लान है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू रैशनलाइज द कॉस्ट स्ट्रक्चर by cutting the administration and employee expenses जहां तक हो सके। यही नहीं कहूंगा कि कंपनी आउट ऑफ द वुड्स, पर कंपनी एटलीस्ट रिवाइव करने का ट्राई तो कर रही है। अगर रिवाइव हो जाती है तो फिर इसका स्टॉक प्राइस काफी शूट करेगा। तो ये अपने को देखना है कि कंपनी किस तरह से अपना मूव करती है, अपना फाइनेंशियल्स को किस तरह से बैक इन ऑर्डर लाती है। अगर ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स का बात करें तो इसका जो मेन पैसा है वो केवल 8 प्लेयर्स से आता है। इनफैक्ट मोर देन 72% ऑफ इट्स रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम दिस 8 ई कॉमर्स प्लेयर्स, और उसमें Amazon actually contributes 32%. तो Amazon is its main e-commerce customer. तो अब फाइनली पांचवा कंपनी की तरफ चलते हैं। This company is involved in transportation and door-to-door distribution of time-sensitive shipments through its integrated ground and air transportation network. Is actually regarded as Asia's leading courier and integrated air express package distribution company. इस कंपनी का extensive network है covering 35,000 locations in India and 220 countries and territories worldwide through the sales alliance with its parent company जो ड्यूश पोस्ट है। इससे क्या फायदा हुआ, ये पूरा लेवरेज कर पा रहे अपना पेरेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और उससे इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, स्पेशली व्हेन इट इज गोइंग इंटरनेशनल। दोस्तों इस कंपनी के खुद के 6 बोइंग एयरक्राफ्ट है which is obviously sourced on a lease basis from its parent company DHL, 7 air network stations है which are basically Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore and Hyderabad. So इसका ground fleet includes more than 22,000 vehicles, mainly on an outsourced basis to keep an asset-light model. It commands a market share of almost 50% in the domestic air express segment and 16 to 17% in the ground express segment. और इसके अलावा with the help of its business units of its parent company DHL, it also offers a wide spectrum of distribution services, including air express, ground express, freight forwarding, supply chain solutions and customs clearance. अगर अपन इसका financials का बात करें तो इसका OPM यानी operating profit margin has been around 13% over the last 7-8 years, which is quite respectable. और इसका CFO यानी cash flow from operations has been positive, और capex यानी capital expenditure करने के बाद इसका FCF यानी free cash flow is actually negative. और रीजन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में इसने जबरदस्त केपेक्स किया, इतना जबरदस्त कि पूरा हिस्ट्री ऑफ कंपनी का पूरा केपेक्स को मिला के भी इतना नहीं हुआ है जितना केवल ये 1 साल में किया है। इसका डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 1.1, यस 1 से बेसी है, विच इज नॉट अ गुड साइन। इसका इंटरेस्ट कवरेज इज क्वाइट हाई, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, नॉट एन इश्यू। और वहीं दोस्तों अगर अपने आरओई और आरओसी का बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 25% ओवर द इयर्स, व्हिच इज वेरी गुड, और आरओसी हैज बीन अराउंड 20% over the years, again which is really good. इसका distributable days का cycle भी around 2 months, और इसका working capital is also around 60 days, वही 2 months. और दोस्तों अगर अपने देखा जाए PBT का बात करें यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमेशा पॉजिटिव रहा है एक्सेप्ट 1920 को जब नेगेटिव रहा। क्यों?
क्योंकि इस समय उसका अच्छा खासा केपेक्स और डिप्रिसिएशन पार्ट बहुत हाई था, मच हायर देन ऑल द अदर ईयर्स। इंटरेस्ट पोर्शन भी अच्छा खासा बढ़ गया, ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया देन इट्स प्रीवियस ईयर्स। तो इसके कारण भी इसका पीबीटी काफी इफेक्ट हुआ। वही अगेन पीएटी यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज पॉजिटिव इन ऑल द ईयर्स एक्सेप्ट इन 1920 वेयर इट वाज नेगेटिव। और दोस्तों कंपनी का हिस्ट्री एकदम संक्षेप में समझे तो बेसिकली दिस कंपनी वाज स्टार्टेड इन 1983 एज अ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद DHL एक्सप्रेस सिंगापुर लिमिटेड जो बेसिकली 100% सब्सिडरी है ऑफ ड्यूश पोस्ट एजी acquired an 81% स्टेक इन दिस कंपनी। फिर दोस्तों 2012 में प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक 81% से 75% कर दिया, बेसिकली थ्रू ऑफर एंड सेल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में प्रोमोटर्स का स्टेक 75% से बेसी नहीं हो सकता है। इस कंपनी का नाम है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। और रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये है कि अगेन देयर इज इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट। अपने हिसाब से प्राइसिंग नहीं कर पाते ये सब ट्रांसपोर्ट कंपनीज एंड कुरियर कंपनीज। और दूसरी तरफ दोस्तों ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेगमेंट्स में बहुत सी नए प्राइवेट प्लेयर्स आए बैक बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स, तो यहाँ भी इनको कॉम्पिटिशन मिल रहा है। ऊपर से एयर एक्सप्रेस सेगमेंट में बेसिकली इसका डोमेस्टिक पैसेंजर एयरलाइन से भी सिर्फ कॉम्पिटिशन हो रहा है। वेल वो इतना बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है, पर प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रहा है ना कि अब एयर एक्सप्रेस से ज्यादा ग्राउंड एक्सप्रेस में ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा माल वाया ग्राउंड मंगाया जा रहा है देन एयर, जहां इसका ज्यादा अच्छा खासा लेवरेज है। एयर में इसका बहुत अच्छा कमांड है कंपेयर टू अदर कुरियर कंपनीज। तो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इसलिए प्रेफर कर रही है कस्टमर्स क्योंकि न्यू मॉडल्स इन प्रीमियम रोड ट्रांसपोर्टेशन हैज emerged especially backed by these new investors। इसके अलावा डॉक्यूमेंट मूवमेंट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड अ लार्ज पोर्शन ऑफ इस एयर एक्सप्रेस वॉल्यूम्स जो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप की मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।